हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम आपको बीए पार्ट फर्स्ट ईयर में आपका अध्याय है शक्ति प्रबंधन। शक्ति प्रबंधन यानी एनर्जी मैनेजमेंट। जब आप कोई भी कार्य करते हो, चाहे घर का कार्य हो या कोई ऑफिस का वर्क हो या कोई भारी कार्य हो, तो इन सभी कार्यों में शक्ति यानी जो हमारी एनर्जी है वो काफ़ी व्यय होती है, खर्च होती है। तो वो एनर्जी खर्च होती है, वो एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? भोज्य पदार्थों से। तो आज का जो अध्याय है शक्ति प्रबंधन यानी एनर्जी मैनेजमेंट। शक्ति प्रबंधन को व्यवस्थापन भी कहा जाता है। शक्ति प्रबंधन कहो या व्यवस्थापन, अर्थ दोनों का एक ही है। तो किसी भी काम को करने के लिए कुछ ना कुछ मात्रा में अवश्य ही शक्ति व्यय होती है, यानी जो एनर्जी है वो खर्च होती है। अब शक्ति व्यय हो जाती है तो हमें भूख लगती है, थकान महसूस होने लगती है, फिर हमें भोजन की आवश्यकता होती है। फिर से हम एनर्जी को ग्रहण करते हैं, शक्ति को प्राप्त करते हैं भोज्य पदार्थों के द्वारा। तो कह सकते हैं जो मानव का शरीर है एक मशीन की तरह कार्य करता है। जिस तरह से मशीन को सुचारू रूप से चलाने के लिए उसमें पेट्रोल, डीजल इन सभी की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार मानव के शरीर को सुचारू रूप से चलाने के लिए उसे भोज्य पदार्थों की आवश्यकता होती है। उन्हीं भोज्य पदार्थों से उसको ऊर्जा प्राप्त होती है। तो शक्ति कितनी मात्रा में व्यय होगी, किस कार्य में कितना शक्ति का व्यय होगा, वो कार्य की मात्रा पर निर्भर करता है तथा मगर कार्य में संपादन कितना होगा इसका आकलन करना आसान नहीं है। इसलिए विभिन्न घरेलू कार्यों को संपन्न करने के लिए कुछ न कुछ एनर्जी वेस्ट होती है। तो शक्ति को बचाने के लिए सर्वप्रथम हमें जो समय प्रबंधन है, टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जो समय है किसी का इंतजार नहीं करता है। टाइम एंड टाइम वेट्स फॉर नन। अतः एक कहावत है, जो समय और ज्वार बैठा किसी का इंतजार नहीं करते हैं। इसलिए समय के अनुसार कार्य करते हुए हमें पारिवारिक लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहिए। यही पारिवारिक संसाधन प्रबंधन का प्रमुख लक्ष्य माना गया है। जो पारिवारिक जो संसाधन होते हैं, पारिवारिक लक्ष्य होते हैं, इन समय और शक्ति पर ही निर्भर करते हैं। पारिवारिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए शक्ति व्यवस्थापन करना आवश्यक है, क्योंकि इसके निश्चित करने से ही हमें पारिवारिक लक्ष्यों की प्राप्ति होती है। परिवार हमारा सुविकसित एवं सुचारू रूप से आगे बढ़ता हुआ चला जाता है। तो शक्ति प्रबंधन व्यवस्थापन होता क्या है? सुविधा पूर्वक एवं संतोषजनक तरीके से कार्य संपन्न करना, ताकि थकान उत्पन्न ना हो। पुराने समय में जो गृहिणी थी चूल्हे पर खाना बनाती थी, कुछ दाल है कुछ चावल है, उनको पतीले में रखकर काफ़ी देर तक पकाती थी। इसमें ईंधन भी काफ़ी खर्च होता था, समय भी काफ़ी लगता था, जिससे वो कार्य में काफ़ी टाइम लगता था। लेकिन आज के समय में आज की वैज्ञानिक विधियों द्वारा, तकनीकों द्वारा नई नई जो उपकरण हैं उनका प्रचलन हो गया है। जैसे कि गैस चूल्हे का निर्माण होना, प्रेशर कुकर का विकास होना, माइक्रोवेव ओवन है, आपके कई प्रकार के जो मिक्सर है, जूसर है, इनके द्वारा अधिक समय लगने वाले कार्य को एक क्षण भर में ही कर लेते हैं। तो सुविधापूर्वक एवं संतोषजनक तरीके से कार्य संपन्न करना ही शक्ति व्यवस्थापन यानी शक्ति प्रबंधन कहलाता है, ताकि किसी गृहिणी को थकान ना हो। विभिन्न क्रियाओं को करने के लिए विभिन्न मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है, चाहे दिन हो चाहे सप्ताह हो। कार्य का सही मैनेजमेंट करके ही हमें कार्य को करना चाहिए। इसलिए घरेलू क्रियाओं के संपादन में कम से कम ऊर्जा कम व्यय हो, इसलिए निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। जो गृह निर्माण के जो कार्य हैं उनके लिए कौन कौन से कार्यों को संपन्न करने के लिए कितनी शक्ति की आवश्यकता होती है उसका भी ध्यान रखना चाहिए, तथा कौन से घरेलू कार्य अधिक थकान वाले होते हैं, थकान कितने प्रकार की होती हैं, शारीरिक थकान को दूर करने के लिए कितना विश्राम करना चाहिए, इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हमें शक्ति प्रबंधन करना चाहिए।
अब आता है आपका पारिवारिक जीवन चक्र की विभिन्न अवस्थाओं में शक्ति की मांग। पारिवारिक जीवन चक्र की विभिन्न अवस्थाओं में शक्ति की मांग। पारिवारिक जीवन चक्र, कोई परिवार एकल परिवार होते हैं, कुछ परिवार संयुक्त परिवार होते हैं। तो परिवार के आकार के आधार पर ही उनकी शक्ति का वर्गीकरण किया जाता है, उनकी अवस्थाओं का वर्गीकरण किया जाता है। तो पारिवारिक जीवन चक्र की विभिन्न अवस्थाओं में शक्ति की मांग, इन अवस्थाओं को एक एज ग्रुप में डिवाइड करके इसको समझ सकते हैं। जैसे कि जब गर्भाधान की प्रक्रिया होती है, बच्चे का विकास गर्भ में होता है, तो उसका जो जन्म होता है, नवजात शिशु शैशवावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, युवावस्था, फिर वृद्धावस्था। ये अवस्थाएं पारिवारिक जीवन चक्र में चलती हुई रहती हैं, आगे बढ़ती हुई रहती हैं। तो उसमें आपकी जो प्रथम अवस्था है, प्रथम अवस्था में शक्ति की मांग कम। ये प्रथम अवस्था का तात्पर्य क्या है? यहाँ पे शक्ति की मांग कम क्यों होती है? यहाँ पे एनर्जी कम क्यों खर्च होती है? तो प्रथम अवस्था, जैसे कोई नव दंपति है, जैसे कि कोई नव दंपति है, उनकी शादी अभी हुई है, तो उनके काम भी कम होते हैं, जिससे उनकी शक्ति भी कम व्यय होती है। तो प्रथम अवस्था में शक्ति मांग कम होती है। अगर पति पत्नी बाहर नौकरी करते हैं तो अपने कार्यों को स्वयं करके शक्ति की मांग को कम करते हैं। तो ये आपकी प्रथम अवस्था में यानी किशोरावस्था में प्रारंभ हो जाती है। अब आपकी दूसरी एवं तीसरी अवस्था, शक्ति मांग अधिक। दूसरी और प्रथम अवस्था के बाद जब नवदंपति विवाहित हो जाते हैं, विवाहित होने के बाद बच्चे होते हैं, तो उनकी जो शक्ति मांग है बढ़ने लगती है, उनके खर्चे भी बढ़ने लगते हैं। बच्चों के अनुसार काम बढ़ने लगता है। जो छोटे बच्चे होते हैं वो पूर्ण रूप से माँ पर ही निर्भर होते हैं। नहलाना, धुलाना, तैयार करना, विद्यालय के लिए पहुँचाना, छोटे बालक होते हैं, शैशव शिशु होते हैं, उनकी देखभाल करना। तो इस अवस्था में शक्ति की मांग अधिक होती है। चौथी अवस्था, शक्ति मांग कम। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं, चौथी अवस्था में जीवन चक्र की अवस्था है, चौथी अवस्था में शक्ति की मांग कम होने लगती है। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं वो स्वावलंबी होते हैं, अपने कार्यों को स्वयं करने लगते हैं। विद्यालय जाना है, अपना होमवर्क करना है, घर के छोटे मोटे कार्यों को करना है, वो कार्यों को स्वयं ही करते हैं। तथा जैसे ही बच्चे बड़े होते हैं अध्ययन के लिए बाहर चले जाते हैं, महाविद्यालय या कोई तकनीकी पाठ्यक्रम करने के लिए उच्च महाविद्यालय में जाते हैं, जिससे जो माता पिता हैं घर पे अकेले ही रह जाते हैं, जिससे उनका ध्यान पूजा पाठ भजन कीर्तन में होने लगता है। तो उसकी चौथी अवस्था होती है जिसमें शक्ति की मांग कम होती है। अब आती है आपकी पांचवी अवस्था, कम शक्ति मांग। पांचवी अवस्था में जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं, बच्चे भी विवाहित होने लगते हैं। जो बाल लड़कियां होती हैं अपने घर चली जाती हैं, लड़के होते हैं शादीशुदा होकर अलग परिवार बसा लेते हैं। तो जो बुजुर्ग माता पिता होते हैं वो अपना जीवन सुख शांति पूर्वक बिताकर उनकी शक्ति कम होने लगती है। तो इन शक्तियों को, पारिवारिक जीवन चक्र की अवस्थाओं को उनकी शक्ति का आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। अब है आपका गृह निर्माण के शक्ति मूल्य। गृह निर्माण में कौन कौन शक्ति मूल्य होते हैं? शक्ति मूल्य को फ्रेडरिक जे कैसलर ने बताया है। ये शक्ति मूल्यों को कितने भागों में डिवाइड किया है? मानसिक प्रयास, शारीरिक प्रयास, पद प्रयास, चक्षु प्रयास। यानी मानसिक क्या सोचते हैं हम उसके बारे में, शारीरिक जो हमारा शरीर है उसके अनुसार हम कितना प्रयास करते हैं, हमारी कितनी शक्ति खर्च होती है। पद प्रयास यानी पैरों से चलकर किन कार्यों को हम करते हैं। चक्षु प्रयास यानी आंखों के प्रयास से हम कौन कौन से कार्यों को करते हैं। तो इन प्रयासों को गृह निर्माण में फ्रेडरिक जे कैसलर ने बताया है। तो पारिवारिक जीवन चक्र की अवस्थाओं में कितना ऊर्जा व्यय होती है इसका कोई निश्चित नहीं होता है। इसलिए मानसिक प्रयास में आपकी सोचना है, विचारना है, तर्क करना है, चिंतन करना है, विश्लेषण करना है, निर्देशन करना है,
आपस में बैठकर वार्तालाप करना है, निर्णय लेना है, ये सभी मानसिक प्रयास में आते हैं, यानी मेंटल एफर्ट। मानसिक प्रयास के अंतर्गत यानी सोचने समझने की शक्ति, वो पारिवारिक लक्ष्यों के बारे में किस हद तक सोचता है तथा किस हद तक पारिवारिक लक्ष्यों की पूर्ति करता है, वो आपके मानसिक प्रयास के अंतर्गत आता है। अब आपका शारीरिक प्रयास यानी फिजिकल एफर्ट। फिजिकल यानी शरीर के द्वारा हम किन किन कार्यों को करते हैं, जैसे कि बर्तन धोना, वस्त्र साफ करना, झाड़ू पोंछा करना, अन्य कार्यों करना, खींचना धकेलना, हमने शरीर से अपने हाथों से जो कार्य करते हैं वो आपके शारीरिक प्रयास में यानी फिजिकल एफर्ट में आते हैं। और आपके पद प्रयास, पद यानी पैरों, पैरों के द्वारा कौन कौन से कार्य, चलना है, बैठना है, खड़े होना है, दौड़ना है, भागना है, ये आपके पद प्रयास में आते हैं। चक्षु प्रयास यानी आंखों के द्वारा, किसी कार्य को हम आंखों के द्वारा ही करते हैं, आंखों के द्वारा ही हम अपने सुंदर संसार को देख सकते हैं, आसपास के वातावरण को हम महसूस कर सकते हैं। तो आंखों के द्वारा हम नित्य संचालन देखना है, समायोजन स्थापित करना है तथा अन्य गतिविधियों के द्वारा हम चक्षु प्रयास करते हैं। मुड़न प्रयास में झुकना है, बैठना है, अन्य कार्यों को कर सकते हैं। इसलिए इन कार्यों को करने के लिए काफ़ी एनर्जी खर्च होती है, इसलिए एनर्जी को बचाने के लिए हम कार्यों को व्यवस्थित रूप से करना चाहिए। शक्ति प्रबंधन में, एनर्जी मैनेजमेंट में आपका नेक्स्ट टॉपिक है थकान, फैटिग्यू, यानी थकान क्यों होती है, थकान के क्या कारण होते हैं, कौन कौन से कारक होते हैं जो थकान के लिए उत्तरदायित्व होते हैं, कौन कौन से प्रकार हैं, थकान के क्या लक्षण हैं और थकान से बचने के क्या उपाय हैं। तो शक्ति प्रबंधन में, एनर्जी मैनेजमेंट में थकान के बारे में आपको बताएंगे। जो थकान होती है, लगातार काम करने पर किसी भी कार्य को करो आप तो थकान उत्पन्न होने लगती है, चाहे वो दौड़ना हो, भागना हो, बैठे बैठे भी कभी थक जाते हैं, बोर होने लगते हैं, कोई शारीरिक कार्य करते हैं, कोई मानसिक कार्य करते हैं, जैसे कोई मजदूर है, मजदूरी करता है तो कार्य करते करते वो भी थक जाता है, उसको भी विश्राम काल दिया जाता है। तो ऊर्जा व्यवस्थापन में थकान का एक अपना महत्व है। थकान अनुभव करना जितना आसान है, उससे अधिक थकान उत्पन्न होना शरीर में उतना ही महत्वपूर्ण माना जाता है। शक्ति व्यवस्थापन में संबंधित समस्याओं को सुलझाने के लिए थकान के बारे में हमें शरीर को विश्राम देना चाहिए, यानी शरीर को आराम देना चाहिए। तो इसमें थकान क्यों होती है, मांसपेशियों में खिंचाव होना, संकुचन होना, प्रसारण होना, एकाग्रता, मांसपेशियों में तनाव, मानसिक तनाव, किसी कार्य करने में अधिक नीरस, बोरियत होना थकान मानी जाती है, थकान माना जाता है। तो थकान के कौन कौन से कारक हैं, तो थकान के आपके दो कारक हैं, तो भारी कारक, एक आंतरिक कारक। भारी कारक जैसे आप कोई काम नहीं करते हैं तब भी आप थक जाते हैं, जैसे कि आप मार्केट जाना तो वहाँ का भीड़ भाड़ भरा माहौल है, अशुद्ध वायु है, अत्यधिक शोर है, अत्यधिक उत्तेजना है, अधिक कार्यभार होने पर थकान होने लगती है, तो ये थकान का बाहरी कारक माना जाता है, यानी एक्सटर्नल फैक्टर के रूप में भारी थकान को माना गया है। अब है आपका आंतरिक कारक, इंटरनल फैक्टर। जो आंतरिक कारक होते हैं, शारीरिक कमजोरी, ये तो दिखाई देती है आंखों के द्वारा कि थक गए हैं, लेकिन जो शारीरिक कमजोरी होती है इसे हम स्वयं ही महसूस कर सकते हैं, जैसे किसी रोग से रोगग्रस्त होना, रक्तल्पता यानी एनीमी होना, शरीर में खून की कमी होना, खून की कमी होने से चक्कर आना, उबासी होना, उल्टियाँ होना, बार बार बीमार होना, या फिर अधिक मोटापा होने से मधुमेह यानी कई प्रकार डायबिटीज, हार्ट अटैक, इन बीमारियों होना, रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर, ये आपके आंतरिक कारक होते हैं जिन्हें हम स्वयं महसूस करते हैं, जिससे उनके ज्ञान, कौशल, रुचि या रुचि में भी काफ़ी अंतर होता है, जिससे व्यक्ति का किसी भी कार्य में मन नहीं लगता है।
ये आपके कारक होते हैं। अब आता है आपका प्रकार, थकान के प्रकार। तो थकान के प्रकार में पहला आपका शारीरिक थकान, दूसरा आपका मनोवैज्ञानिक थकान। शारीरिक थकान यानी में शरीर के द्वारा थकान होती है उसे शारीरिक थकान कहते हैं, जिसमें पेशियों की थकान के माध्यम से शारीरिक थकान होती है। यानी जो भी कार्य करते हैं हम, इसमें मांसपेशियों का संकुचन एवं प्रसारण होता है, मांसपेशियां हमारी थक जाती हैं, जिससे हमें थकान महसूस होती है। जैसे जैसे हम किसी कार्य को करते हैं तो हमारे जो पैर होते हैं, पैर की जो पिंडलियां होती हैं वो दुखने लगती हैं, दर्द होने लगता है। तो जो दुग्धमल होता है, दूध होता है, दूध के द्वारा दही बनाया जाता है। तो एक दुग्धमल होता है जो हमारी पेशियों में जमा हो जाता है, जिसके कारण हमें थकान महसूस होती है। वो दुग्धमल हमारा होता है लैक्टिक एसिड। कौन सा होता है? लैक्टिक एसिड। जो लैक्टिक एसिड होता है आपके दही में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? दही में। तो जो दुग्धमल होता है, जो एनर्जी हमारी शरीर में होती है, दुग्धमल होता है हमारी जो मांसपेशियों में जमा होने लगता है, इससे थकान उत्पन्न होने लगती है। तो दुग्धमल हमारा कौन सा है? लैक्टिक एसिड। जो मांसपेशियों में ऐंठन है, खिंचाव उत्पन्न होने लगता है, जिससे हमें थकान महसूस होती है। जब हम विश्राम करते हैं तो लैक्टिक एसिड की मात्रा है वो कम होने लगती है। कार्य करने में जो पेशियों का निरंतर कार्य होता है, धीरे धीरे थकने लगती हैं। जो पेशियों में लैक्टिक अम्ल यानी लैक्टिक एसिड संग्रहित होने लगता है, जिससे हमें थकान महसूस होती है। जब पेशियों में थकान होती है तो पेशियों की थकान को किसी यंत्र के द्वारा मापते हैं, तो वो यंत्र है आपका अर्गोमीटर। जो अर्गोमीटर एक ऐसा यंत्र है जो पेशियों की थकान को मापने का कार्य करता है। इससे हम माप सकते हैं कि हमारे शरीर में कितनी थकान हुई है तथा शरीर को में अब कितनी एनर्जी की आवश्यकता है। कल कारखानों, कई उद्योगों में जो व्यक्ति कार्य करते हैं जल्दी ही थक जाते हैं, इसलिए थकान को दूर करने के लिए हमें विश्राम करना चाहिए। अब है आपका मनोवैज्ञानिक थकान, साइकोलॉजिकल फैटिग यानी मनोविज्ञान यानी मन का विज्ञान। मन से हम क्या सोचते हैं, मन की स्थिति हमारी क्या है, वो मनोविज्ञान के अंतर्गत आती है। तो मनोवैज्ञानिक थकान किसी व्यक्ति की मन स्थिति होती है जिसके कारण वह अरुचि, घृणा करने लगता है, उसकी कार्य क्षमता में कमी होने लगती है, उसकी मानसिक थकान के अंतर्गत आता है। जो मनोवैज्ञानिक थकान होती है उसमें मानसिक थकान के अंतर्गत ये मनोवैज्ञानिक थकान आती है। तो मनोवैज्ञानिक थकान किसमें आता है? तो नीरस थकान और कुंठाजन्य थकान। तो नीरस थकान यानी इसमें क्या होता है, आप किसी कार्य को सौंपते हैं तो उस कार्य से आप जल्दी से छुटकारा पाना चाहते हैं, वो आपकी नीरस थकान के अंतर्गत आती है। उबाऊपन, असंतोषजनक, काम के प्रति अरुचि, आलस्य, उबासी आना, नींद आना तथा भारी भरकम कार्य को नहीं कर पाना, वो आपके नीरस थकान के अंतर्गत आता है। इसके लिए जो मन की स्थिति है वो पूर्ण रूप से तैयार नहीं हो पाती है। अब आता है कुंठाजन्य थकान यानी जबरदस्ती से किसी कार्य को थोपना, किसी व्यक्ति के ऊपर जबरदस्ती उस कार्य को थोपना कुंठाजन्य स्थिति के अंतर्गत आता है। इससे व्यक्ति फ्रस्ट्रेशन होने लगता है, अपने आप को उस जगह से कतराने लगता है। तो इसमें कार्य करने की सफल विधि का ज्ञान न होना, जैसे कि कोई कार्य है, वो कार्य उसको आता नहीं है, आप उस कार्य को उसके लिए सौंप रहे हैं तो उस कार्य को कर नहीं पाता है, जिससे वो कार्य स्थिति को देखकर दूर भागने लगता है। अनुभव की कमी, बार बार लक्ष्य प्राप्ति में असफलता यानी वो लक्ष्य प्राप्त करना चाहता है लेकिन उस लक्ष्य की प्राप्ति उसे काफी प्रयास करने के बावजूद भी उसे प्राप्त नहीं होती है। पारिवारिक विवाद, जो परिवार होते हैं उनमें विवाद होना, उनकी मन स्थिति को नहीं समझ पाना, वो आपके कुंठाजन्य थकान के प्रकार होते हैं। कार्य के प्रति उत्साह होना, उत्साह में कमी होना, कार्य संपन्न करने में अधिक, और वो किसी कार्य को करता भी है तो उसमें अधिक से अधिक समय लगता है। अब आता है आपका थकान के लक्षण। जब हमें थकान होती है तो उसके शरीर में कौन कौन से लक्षण दिखाई देने लगते हैं, जिससे लगता है कि यह व्यक्ति थक चुका है। तो व्यक्ति सुस्त, आलसी एवं शिथिल हो जाता है। जब व्यक्ति थक जाता है
तो सुस्त होने लगता है, आलसी हो जाता है, शिथिल होने लगता है, यानी वो किसी कार्य को नहीं कर पाता है। उदासी होना, नींद आना, झमाई आना, कार्य क्षमता में कमी होना, काम करने में अधिक समय लगना, बार बार गलतियां करना, एकाग्रता में कमी होना, बार बार पलकें झपकाना, ये आपके थकान के लक्षण माने जाते हैं। इस थकान के लक्षणों को देखकर हम जान सकते हैं ये व्यक्ति थक चुका है। अब इनके लक्षण कारक भी हो गए, प्रकार भी हो गए, इनके लक्षण भी हो गए। तो इस थकान को कम करने के उपाय कौन कौन से हैं? ऐसा कौन सा उपाय करना चाहिए जिससे व्यक्ति की थकान को हम मिटा सकते हैं, उसकी एनर्जी को वापस से उसकी बॉडी में संग्रहित कर सकते हैं। तो थकान को दूर करने के लिए कई उपाय हैं। गृहिणी सुविधा एवं रुचि के अनुसार थकान को कम करती हैं। जैसे खाना बनाने के लिए उसे नए नए उपकरणों का प्रयोग करना है, विश्राम काल है, प्रेरणा की भूमिका है, कठिन कार्य को सरल कार्य में परिवर्तित करना है, कार्य में कौशल को विकसित करना है कि इस कार्य को इस तरह से किया जाए तो थकान कम हो सकती है। यानी अपने कार्यों में परिवर्तन करना, अपनी स्थिति में परिवर्तन करना, समय को बचाना, अपनी एनर्जी को बचाना ही थकान को कम करने के उपाय माने जाते हैं। अपनी मन स्थिति को ठीक करना ही थकान को हम कम कर सकते हैं। यही थकान को कम करने के उपाय बताए गए हैं।